व्लादिमीर पुतिन की कहानी लेनिनग्राद, अब सेंट पीटर्सबर्ग के बीचों बीच शुरू होती है, जहां उनका जन्म 1952 में हुआ था। उनका बचपन युद्ध के बाद के सोवियत संघ की कठिनाइयों से भरा था। युवा पुतिन जासूसी की दुनिया की ओर आकर्षित हुए। सोवियत संघ की खतरनाक खुफिया एजेंसी केजीबी में अपनी बुलाहट पाकर पुतिन 1975 में केजीबी में शामिल हुए। लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने लगन से सेवा की। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने तक रैंक में आगे बढ़ते रहे। उनकी केजीबी सेवा उन्हें ड्रेसडेन, पूर्वी जर्मनी ले गई, जहां उन्होंने बर्लिन की दीवार गिरते और सोवियत साम्राज्य के पतन को देखा। इस अनुभव ने उनके विश्व दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। उनमें सावधानी की भावना और एक मजबूत रूस की इच्छा पैदा की। 1991 में जैसे ही सोवियत संघ टूटा, पुतिन ने केजीबी से इस्तीफा दे दिया और अपने गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग लौट आए। पुतिन के राजनीतिक करियर की शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग में हुई, जहां उन्होंने मेयर अनातोली सोबचक के अधीन विभिन्न प्रशासनिक भूमिकाओं में काम किया। उनकी योग्यता और विवेक ने उन्हें सोबचक का विश्वास दिलाया और वह जल्दी ही तरक्की कर गए। 1996 में पुतिन रूसी राजनीति के केंद्र मास्को चले गए, राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के प्रशासन में शामिल होकर। मास्को में उनका उदय किसी चमत्कार से कम नहीं था। पुतिन एक चतुर कार्यकर्ता साबित हुए। येल्त्सिन का विश्वास हासिल करना और रूसी राजनीति के खतरनाक पानी को उल्लेखनीय चपलता के साथ नेविगेट करना। उनकी केजीबी पृष्ठभूमि और दक्षता के लिए प्रतिष्ठा ने उन्हें येल्त्सिन के प्रशासन में एक मूल्यवान संपत्ति बना दिया। 1998 में उन्हें केजीबी की उत्तराधिकारी एजेंसी एफएसबी का निदेशक नियुक्त किया गया, जिससे उनकी शक्ति और प्रभाव और मजबूत हुआ। रूसी सत्ता के शिखर पर उनका आरोहण अब पहुंच के भीतर था। अगस्त 1999 में बोरिस येल्त्सिन ने व्लादिमीर पुतिन को रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस अप्रत्याशित कदम ने कई लोगों को चौंका दिया, लेकिन येल्त्सिन ने पुतिन में एक सक्षम और वफादार उत्तराधिकारी देखा। कुछ ही महीनों बाद नए साल की पूर्व संध्या 1999 पर येल्त्सिन ने अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया। पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया। पुतिन ने 2000 में बाद का चुनाव जीता, आधिकारिक तौर पर रूस के राष्ट्रपति बने। शुरू से ही पुतिन ने एक मजबूत नेतृत्व शैली प्रदर्शित की। आर्थिक उथल-पुथल और राजनीतिक अराजकता से जूझ रहे राष्ट्र में व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने का वादा किया। उन्होंने तेजी से अपनी शक्ति को मजबूत किया, अधिकार को केंद्रीकृत करना और उन कुलीन वर्गों पर लगाम लगाना जिनका येल्त्सिन सरकार पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। पुतिन के कार्यकाल के शुरुआती वर्षों में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा गया। बढ़ती तेल की कीमतों और बाजार सुधारों से प्रेरित उन्होंने रूसी राज्य को मजबूत करने के उद्देश्य से नीतियां लागू की, अक्सर लोकतांत्रिक संस्थानों और नागरिक स्वतंत्रता की कीमत पर। उनके आलोचकों ने उन पर सत्तावाद का आरोप लगाया, मीडिया की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंधों और राजनीतिक असहमति के दमन की ओर इशारा करते हुए। दूसरा चेचन युद्ध, जो 1999 में शुरू हुआ, पुतिन के राष्ट्रपति पद पर एक लंबी छाया डाली। क्रूर संघर्ष, दोनों तरफ मानवाधिकारों के हनन द्वारा चिह्नित रूसी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करने को तैयार एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में पुतिन की छवि को मजबूत किया। आतंकवादी हमलों के प्रति पुतिन की प्रतिक्रिया, जैसे कि 2004 में बेसलान स्कूल की घेराबंदी, एक निर्णायक नेता के रूप में उनकी छवि को और मजबूत किया, लेकिन उनकी सरकार की कठोर रणनीति के बारे में भी चिंता जताई। पश्चिम से बढ़ती आलोचना के बावजूद पुतिन घर पर लोकप्रिय रहे। उनके समर्थकों ने स्थिरता लाने के लिए उनकी प्रशंसा की और विश्व मंच पर रूस के कद को बहाल करने के लिए। साल 2014 पुतिन के शासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और पश्चिम के साथ रूस के रिश्ते में। यूक्रेन में यूरोमैडन क्रांति के बाद और रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटाने के बाद पुतिन ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया, एक यूक्रेनी क्षेत्र जिसमें बहुसंख्यक रूसी आबादी है। क्रीमिया के विलय को अंतर्राष्ट्रीय निंदा का सामना करना पड़ा और रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। हालांकि यह घरेलू स्तर पर एक लोकप्रिय कदम था, रूसी हितों के रक्षक के रूप में पुतिन की छवि को मजबूत करना। यूक्रेन में संघर्ष 2014 में और बढ़ गया पूर्वी डोनबास क्षेत्र में युद्ध के फैलने के साथ।
जहां रूस समर्थित अलगाववादियों का यूक्रेनी सरकारी बलों से संघर्ष हुआ। संघर्ष में रूस की भागीदारी, हालांकि आधिकारिक तौर पर इनकार किया गया, तेजी से स्पष्ट हो गई। पश्चिम के साथ संबंधों में और तनाव। 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया, संघर्ष के एक नाटकीय वृद्धि को चिह्नित करते हुए। आक्रमण को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा का सामना करना पड़ा और कई देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। यूक्रेन में युद्ध का दोनों देशों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों लोग हताहत हुए और लाखों लोगों को विस्थापित किया। इसने रूस और पश्चिम के बीच एक गहरी दरार पैदा कर दी है, दुनिया को भू राजनीतिक अनिश्चितता के एक नए युग में डुबो रहा है। व्लादिमीर पुतिन का शासनकाल विरोधाभासों और अंतर्विरोधों से भरा रहा है, जो प्रभावशाली उपलब्धियों और बेहद परेशान करने वाली हरकतों दोनों से चिह्नित है। उन्हें निस्संदेह 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसे नेता जिन्होंने रूस की नियति को गहराई से आकार दिया है। पुतिन के समर्थक 2000 के दशक की शुरुआत में उनकी आर्थिक सफलताओं की ओर इशारा करते हैं, रूस के वैश्विक प्रभाव की उनकी बहाली और जिसे वह रूस के राष्ट्रीय हितों के रूप में देखते हैं, उसके प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता। वे उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में देखते हैं, पश्चिमी अतिक्रमण के खिलाफ एक बुलवार्क और पारंपरिक मूल्यों के रक्षक। हालांकि पुतिन के आलोचकों का तर्क है कि उनका शासन भारी कीमत पर आया है, जो सत्तावाद, मानवाधिकारों के हनन द्वारा चिह्नित है और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की अवहेलना। वे क्रीमिया के विलय, यूक्रेन में युद्ध, असहमति पर कार्रवाई और लोकतांत्रिक संस्थानों के क्षरण को उनकी बढ़ती निरंकुश प्रवृत्तियों के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। पुतिन की विरासत पर आने वाले वर्षों तक बहस होगी। उनके कार्यों का रूस, यूक्रेन और दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उनकी परछाई निकट भविष्य के लिए वैश्विक राजनीति पर बड़ी बनी रहेगी।